नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। हाजिर हूं लेकर रंगशाला, जिसमें बात होती है रंगमंच के विभिन्न आयामों से जुड़े हुए किसी महानुभाव के साथ। और वो महानुभाव आज हमारे बीच में हैं महेश चंद्र देवा। तीन बहुत जो नाम में युति है, महेश भी हैं, चंद्र भी हैं, देवा भी हैं। तो जैसा नाम वैसा यथा नाम तथा गुण, तो इनके गुण भी वैसे ही हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, रंगकर्मी भी हैं, कलाकार भी हैं, अभिनेता भी हैं, नर्तक भी हैं, नाटककार भी हैं, बच्चों के लिए कार्यशालाएं भी संचालित करने वाले प्रशिक्षक भी हैं और साथ में पत्रकार भी हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने बहुत सारे जो डायमेंशन अपने खोले, उसमें ये एक बहुमुखी प्रतिभा का विकास इनके जीवन में हुआ है। और ये फिल्मों में, वेब सीरीज़ में, नुक्कड़ नाटकों में और उसके अलावा न जाने कितने तरह के आयामों में आपने काम किया, और काम किया ही नहीं, अनवरत करते चले आ रहे हैं। इतनी बड़ी फहरिस्त इस उम्र में बहुत कम लोगों को नसीब होती है। न केवल इनकी उपलब्धियां बहुत हैं, बल्कि संघर्ष की यात्रा भी बहुत रोचक है। और ये यात्रा बहुत से ऐसे कलाकार जो अपनी जीवन में कला के साथ जुड़ते हैं, साधना के साथ जुड़ते हैं, समाज में कोई परिवर्तन का प्रयास करते हैं, उनके लिए ये बेहद अनुकरणीय और सुनने के साथ प्रेरणाप्रद रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो बात शुरू करते हैं महेश चंद्र देवा जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद राधेश्याम भाई और जय घोष का, कि जो डिपार्टमेंट के माध्यम से कल्चर डिपार्टमेंट ने इतना बड़ा आयाम जो खोला है, और इससे संस्कृति के द्वारा जो हमारे बहुत सारे कलाविद हैं वो जन जन तक पहुँचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और यही मकसद भी है जय घोष का कि संस्कृति के क्षेत्र में नए सिरे से जय घोष हो। तो बात शुरू करते हैं। आप इतनी सारी विधाओं में सोचकर तैयारी करके आए थे या सब होता चला गया? देखिए, जीवन में जब बच्चा गर्भ से निकलता है माँ की कोख से, तब वो ये सोच के नहीं आता तैयारी करके कि पहला दायां पैर वो पटकेगा कि बायां पटकेगा, या वो दूध के लिए माँ से किस स्वर में वो बोल रहा होगा, उसको स्वर का अभ्यास नहीं होता। वो माँ बोलता है या रोता भी है तो उसमें भी रिदम होता है। जब उसकी बॉडी में, जब आप देखिए कि वो पहला पैर मारता है माँ की छाती पे, तो आप देखिए उसमें भी रिदम होता है। संगीत जो है बच्चों में जन्म से ही आ जाता है, और हमारे अंदर भी हम ये कहें कि धीरे धीरे जैसे हम बढ़ते रहते हैं तो हमें खुद पता नहीं रहता, ये प्रकृति है कि हमें उस दिशा की ओर मोड़ती चली जाती है। आपने बच्चों की बात की, क्योंकि इनका लगाव बच्चों से ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने एक अच्छी पहल की, वो थी चबूतरा थिएटर की। चबूतरा थिएटर में थिएटर शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन रंगमंच अपने आप में सभी कलाओं का समुच्चय है। इसलिए अब तक ये 5 लाख से ज़्यादा बच्चों की कार्यशाला में प्रशिक्षित कर चुके हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और किसी एक कलाकार के लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि कला का विस्तार किसी के व्यक्तित्व के गढ़ने में हो तो ये इसकी सार्थकता होती है। तो महेश जी, आपने स्नातक किया, उसमें पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क और AIH एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री अपने अध्ययन किया। तो इन सारे जो स्नातक की शिक्षा है, उसने आपके लिए कुछ ज़मीन तैयार की आगे के काम के लिए? नहीं, देखिए, कभी कभी होता है कि आप शिक्षा कुछ और की लेते हैं, दिशा कहीं और चली जाती है। बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर हैं, वो इस कला की फील्ड में हैं। आप देखेंगे कितने सिंगर हैं कि वो पहले इंजीनियर थे, फिर बहुत अच्छे सिंगर हो गए। आप आयुष्मान खुराना के देख लीजिए, क्या बनना चाह रहे थे, क्या बन गए। तो ऐसा होता है, थिएटर में भी ऐसा ही है, हमारे साथ भी ऐसा ही था। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन बचपन में मैंने क्लास 6 में एक अपने स्कूल, पार्वती मांटेसरी स्कूल, जो कि मणियाओ थाने के पास स्थित था, मैंने वहाँ एक नाटक किया, भाई भाई का बंटवारा। मेरे KP सर ने मुझे एक कैरेक्टर दे दिया छोटे भाई का। अब भाई भाई के बंटवारे में वो बकरी होती है, बकरी का आधा हिस्सा बड़े भाई का, आधा हिस्सा पीछे छोटे भाई का, मैं छोटा था। वहाँ से जो मेरे जो हास्य अभिनय से पब्लिक को जो रोचकता पैदा हुई, जो तालियों के बौछारें मुझे मिली, मेरे जीवन में वहाँ से एक रंगमंच पैदा हुआ। और वहाँ से सफ़र करते 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 मैं जब इंटर पास कर चुका सिया कॉलेज से, और फिर मैं जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में आया, तो मैंने सोचा कि कहीं रंगमंच किया जाए। तो हमारे बहुत सारे साथी थे, वो थिएटर मुझे बताते नहीं थे, और लखनऊ में इतने सारे थिएटर ग्रुप, तो वो स्ट्रगल करना, मैं भातखंडे गया सिंगिंग के लिए, नहीं लिया गया। तो टाक सर ने मुझे कहा कि अभी तुम गवैया बेहतर नहीं हो। तो मैंने कोई बात नहीं सर। तो मैं इप्टा गया, इप्टा में मुझे नहीं लिया गया। मुझे कहा कि बहुत दुबले पतले हो, तुम्हें 1 घंटे खड़ा कर देंगे, तुम वहीं लेट जाओगे।
तो मैंने कहा थैंक यू मैम। मैं फिर लौट करके मैंने संघर्ष मेरा और चलता रहा। मैं रामनाथ बली पहुंच गया, मैंने देखा बच्चों का नाटक हो रहा है। बच्चे मेरे जीवन में सबसे अनमोल रत्न है। इस धरती पर अगर कोई चीज सबसे शुद्ध है तो वह है बाल मन, बच्चे। तो बच्चों को जब मैंने जंगल के प्रकृति का नाटक करते हुए देखा तो मुझे लगा कि ये बच्चे इतना प्यारा अभिनय कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वहीं यायावर रंगमंडल का एक बोर्ड लगा था बलि के ऊपर, तो मैंने कहा चलो ये तो मेरे लिए बोल 200 रुपए शुल्क। मैंने कहा ये तो मेरी सीमा के अंतर्गत है भाई, साइकिल से जाएंगे, एड्रेस भी लिखा था तो मैं पहुंच गया वहाँ। और फिर मैं जो बच्चों को मैं पहले पढ़ाता भी था उस दौर में, मैं कुछ 1300-1400 रुपये में कमाता था, 50-50 रुपए की ट्यूशन लेकर के कई स्थानों पे दूर दराज। लेकिन उस नाटक के दौरान आदरणीय मेरे जो पहले गुरु हैं ललित सिंह पोखरिया जी, उन्होंने कहा थिएटर करना है तो शिद्दत से करना है, समय पर आना है। और तो मैंने उन सब चीज़ों को छोड़ दिया और फिर मैं शिद्दत से एक ही जगह लगा रहा, थिएटर में। और थिएटर करते करते तमाम सारी मैंने डिग्रियां बीच में एग्ज़ाम दिए, नेट के दिए। नेट में जिस समय एग्ज़ाम होने वाला है मैं उस समय नाटक कर रहा हूँ, जिस समय एमए की परीक्षा हो रही है मैं उस समय कानपुर यूनिवर्सिटी के एमए की परीक्षा में पेपर न दे रहा हूँ। 2 पेपर देने के बाद फिर पता चला नाटक लग गया, मैं नाटक कर रहा हूँ। तो कितनी डिग्रियां मैंने तिलांजलि की है। तो कोई एक होता है कि मन मस्तिष्क में हम कुछ एक ग्राफ या कोई प्लान बना के नहीं चलते हैं। ये तो नेचर होता है कि आपको खींच लेता है। आपका जय घोष का प्रोग्राम मुझे लगता है 1-1.5 साल हुआ आरंभ। हमारे जैसे बहुत सारे जूनियर हैं जिनका इंटरव्यू हो गया लेकिन मेरा नंबर आ जाएगा, क्यों? ये प्रकृति ने कराया। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मुझसे जूनियर है, एकेडमी अवार्ड पा गए, हो सकता है मुझे 3 साल बाद मिलने वाला हो, वो भी नेचर करा रहा है। इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भ्रष्टाचार है या मेरी कलम से उन्होंने हटा दिया। ये जो नेचर होता है ना, ये तभी कराता है। ये जो बीएड किया आपने, इन बच्चों से लगाव, और इसलिए आपने बीएड क्या शिक्षा में क्षेत्र में जाना चाहते थे? बिल्कुल बिल्कुल। एजुकेशन में मैंने यही सोचा था कि मैं उन बच्चों को, ग्रामीण स्तर के बच्चों में अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मैं थिएटर के द्वारा उन्हें थोड़ा सा एक्टिंग पढ़ाऊंगा जिससे वो इजी तरीके से समझ सकें। क्योंकि बहुत सारी इतिहास की चीज़ें हैं, भूगोल की चीज़ें बच्चे नहीं समझ पाते, तो हम नेचर के करीब ले जाएंगे। अगर हम खेत बताना, हमारे लिए खेत दिखाना ज़रूरी है, पगडंडी उनको दिखाना ज़रूरी है, हल दिखाना ज़रूरी है, पेड़ कैसे होता है, बीज कैसे होता है, अंकुरित कैसे होता है, ये जब हम उनको नहीं नेचर में ले जाएंगे, उन्हें उस प्रकृति के करीब ले जाएंगे, तब तक वो नहीं सीख पाएंगे। तो एक मनोभाव होता है, बच्चों का एक अपना मनोभाव है। और मैं तो सरकार से गुजारिश करूंगा, जितने भी इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज हो, वहाँ एक मनोचिकित्सक होना चाहिए। साल में कम से कम 2 बार उन बच्चों की मनोचिकित्सक की वो जांच करनी चाहिए। उनका कम से कम ये बच्चे क्या है, क्योंकि जो IQ लेवल है और जो ये समाज का जो सामाजिकरण में जितना इस समय जो डिप्रेशन चल रहा है, बड़ा प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पर। क्योंकि बच्चे जिस सोसाइटी में रह रहे हैं और जिस परिवार में रह रहे हैं, वहाँ का ताना बाना ऐसा ही नहीं है कि बच्चे उस तरह एजुकेशन लेके और आगे निकल सकें। तो बड़ा स्ट्रगल है। हम जिस निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय परिवार से आए हैं और हमने अपने आप को इस तरह से यहाँ पर आज स्थापित किया है, तो मुझे लगता है कि जो झोपड़ियों में रह रहे हैं गरीब, अर्बन जो बच्चे गरीब हैं या रूरल एरिया में जो हैं, उनको लेकर के सरकार को भी सोचना चाहिए, कुछ कल्चरल डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए। उनके अंदर कलाएं, प्रतिभाएं हैं, बहुत है। आप उनको लेकर के काम करें। वहाँ तक, गांव तक, कस्बे तक अभी भी कोई कलाकार नहीं पहुँच पा रहा, बहुत कम पहुँच, और ये पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। आप उन्हीं में से, उन गाँव से ट्रेनर को निकलाइए, अपने यहाँ ट्रेनिंग दीजिए और उनको वहीं छोड़ दीजिए कि आप अपने यहाँ ब्लॉक स्तर पर आप नाट्य प्रशिक्षण, डांस का, ये सब वहाँ करें। जब तक ये भावना नहीं आएगी, क्योंकि कि जो संगीत है, नृत्य है, नाट्य है, ये कहीं ना कहीं अवसाद को ही दूर नहीं करता, एक आपको समाज में एक बेहतर इंसान भी बनाता है। तो क्या ये जितना चिंतन चला इसलिए आप पत्रकारिता में आए? पत्रकारिता का देखिए रीज़न ये नहीं था कि आर्थिक थोड़ी सी मुझे लगा कि मास कॉम करना चाहिए, क्योंकि रंगमंच की समीक्षाएं, कुछ अपने साथियों के बारे में निकलाना चाहिए। मेरे अंदर मन में ये भाव था, मैं कक्कड़ सर से या मिश्रा जी से और इन सब लोगों से उस समय मिला करता था, तो मैं देखता था इतने बुजुर्ग लोग हैं, मुद्दा राक्षस जी इतने, लेकिन इनकी बातें चलो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पहुंचती है
लेकिन छोटी छोटी चीज़ें इनका हम लोग इंटरव्यू कैसे लें, तो एक हमको पढ़ना भी चाहिए। अब थपलियाल जी के बारे में, हम लोक नाट्य के बारे में जानना है तो हम पहले पढ़ के आएंगे तभी तो जानेंगे। तो एक होता है ना, एक सिस्टम होता है, तो इस सिस्टम के तहत हमें उसमें गुजरना चाहिए। अब हम नाटक कर रहे हैं, ऐसी नाटक बिना किसी गुरु के सिखाए हम रंगमंच पे हम वो 4 लाइन की डायलॉग्स नहीं बोल सकते। तो हमें पत्रकारिता में भी पत्रकारिता की पढ़ाई करके ही जाना चाहिए। इसलिए मैंने पढ़ाई की, बीएड इसीलिए किया कि बच्चों को हमें पढ़ाना है, तो कम से कम मनोवैज्ञानिक रूप से हम शिक्षण पद्धति क्या है वो तो हम सीख लें, कि रूसो की है, कि रविन्द्रनाथ टैगोर की है, अरविंदो घोष की है, तो वो सारा जो है हम पूरी चीज़ें पढ़ करके तब हम बच्चों के बीच में जाएं। तो यही मेरा था। तो ये पत्रकारिता के बाद फिर पूरी तरह से आप इतने लंबे समय तक आपने करीब 2009 से 2015 तक आपने पत्रकारिता की, उसके बाद पूरी तरह उसको छोड़ने का कारण क्या रहा? छोड़ने का कारण था आर्थिक। मूल चीज़ है कि भाई कलाकार इधर से भी नहीं धन का संचय हो रहा, उधर से भी नहीं हो रहा, और मेहनत दोनों तरफ हो रही। ये इतनी बात महेश चंद देवा जी से मैंने इसलिए की है कि बहुत से कलाकार रंगमंच के क्षेत्र में या दूसरी कलाओं में होते हैं, तो उनका मन अपनी कला के साधना के इतर बहुत कुछ तलाश कर रहा होता है। कुछ लोग उसको विचलन भी कहते हैं, लेकिन तलाश कर रहा होता है। उनकी ये नैसर्गिक प्रतिभा प्रस्फुटित हो रही होती है। तो इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि उसके व्यक्तित्व के विस्तार के मायने कितने हो सकते हैं, और वो उसकी क्षमताओं का संवर्धन कितना हो सकता है, और उसका अपना विस्तार समाज के लिए कितना उपयोगी हो सकता है, ये ज़रूर देखा जाना चाहिए। क्योंकि महेश चंद देवा इसके अपने आप में एक प्रमाण हैं कि जिन्होंने हर क्षेत्र में काम के जो प्रयोग किए हैं उनसे सीखा, और सीखने के बाद उसको फलीभूत किया है बुनियादी काम में। तो ये तो बड़ी अच्छी आपकी यात्रा रही है। फिर ये सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न से भी आपका जुड़ा हुआ? जी हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि वहाँ पर रह करके कुछ अर्थ का भी हमारे दोनों काम होगा, और थोड़ा सीखने को मिलेगा, लोक नाट्य, लोक नृत्य, क्योंकि वही एक ऐसा स्थान है जहाँ पे मुझे संगीत का ज्ञान हुआ, लोक नाट्य का। क्योंकि वहाँ एनएसडी के सुरेंद्र प्रसाद सर थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी बॉडी रिदमिक नहीं थी, उन्होंने बनाया, मुझे नाटकों में काम कराया, मुझे डांस करवाया। तो मुझे गढ़वाली डांस में कर रहा हूँ, मैं मथुरा का डांस, तो वो जो सीखने का मुझे ज्ञान मिला वो मेरे लिए बहुत अद्भुत था। यानी पूर्ण रंगकर्मी बनने की सारे गुण जो है हाँ, जुड़ते चले गए। वो गुरु, मेरे तमाम सारे गुरुओं ने कहा सब कुछ सीखना है। हाँ, तो मैं सब कुछ सीखने की तलाश में भटकता लेकिन महेश जी की जो कोशिश थी वो बीएनए और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सिलेक्शन ना होना, और सिलेक्शन न होने के बावजूद ये बीएनए के जो संस्थापक राज बिसारिया जी के साथ काम करने का अवसर मिला। हाँ, ये हो सकता है कि मैंने उन महागुरु के साथ काम किया, पद्मश्री राज बिसारिया जी के साथ मेरे गुरु हैं, और वो अक्सर कहते हैं कि तुम एक बेहतरीन काम कर रहे हो। और मेरे लिए सौभाग्य उस समय हुआ जब डीडी यूपी का जब सम्मान हो रहा था, तो उसमें मुझे और प्रोफेसर राज बिसारिया जी को एक साथ एक मंच पे सम्मानित होने का वो जो सुखद अनुभव रहा, मुझे लगा वो पद्मश्री से मेरे लिए बहुत बड़ा है। बिल्कुल बड़ा है। और ये गुरु के साथ किसी शिष्य का सम्मान होना, ये सचमुच सबसे बड़ा सम्मान था। और देखिए, हम तो सड़क के कलाकार हैं। मैंने बहुत सारी फिल्में की, मुझे उससे कोई इतर नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी कोई नुक्कड़ नाटक में मुझे अगर कहता है कि काम करना है, तो मैं अनिल मिश्रा गुरु जी के साथ काकोरी कांड की रैली में नुक्कड़ नाटक करने चला जाता हूँ। तो मुझे लगता है उस सड़क पर जो जनता से रूबरू होने का जो एक भाव मिलता है, जो हम अपनी बात कह सकते हैं, तो वो एक अभिनेता फिल्म का नहीं कर सकता। तो ये जो जुड़ाव है, ये मेरे पास अभी तक जुड़ा है, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी वो बना ही रहे। चबूतरा थिएटर जब आपने शुरू किया 2013 में, उसके पीछे की पूरी प्रेरणा और वो परिस्थिति क्या थी, और ये उद्वेलन कैसे उत्पन्न हुआ? हाँ, ये थोड़ी सी बहुत मेरे जीवन का बड़ा वो दौर बड़ा कष्टकारी था। और 2013 बिल्कुल एक था कि एक समय ऐसा था कि मैं आप जब 30 साल की अवस्था में पहुंच जाएं, तो आप एक होता है कि आप ऐसे चौराहे पर खड़े हैं कि आप किधर जाएंगे, और वो चौराहे में आप तलाश रहे हैं अपना जीवन, कि आप परिवार को भी कुछ नहीं दे पा रहे, समाज को भी कुछ नहीं दे पा रहे, और अपने स्वयं को भी आप सही से नहीं समझ पा रहे कि आपको किधर जाना है। तो वो एकालाप मेरा चल रहा था, जिसमें मैं बहुत डिप्रेस्ड था। उस डिप्रेशन के कारण मैंने उस दौर में एक नाटक लिखा, यकीन नहीं होता, और उसके बाद करने के बाद मेरे अंदर एक छटपटाहट थी कि मैं क्या करूं। उस छटपटाहट को मैंने अपनी मम्मी से शेयर किया, माता जी से। माता जी मेरी कामनी देवी, उन्होंने कहा कि
कुछ करो, थिएटर जैसे करते हो, जैसे तुम पढ़ाते थे अपने मोहल्लों में बच्चों को, वैसे ही कोई चबूतरा स्टार्ट कर लो चबूतरे पर। मेरा मन उस समय ये हुआ कि चलो, मम्मी ने कहा कि चबूतरा पर स्टार्ट कर लो माता जी, तो मैंने वहीं से टाइटल चुरा लिया, चबूतरा थिएटर पाठशाला। तो पाठशालाएं मैंने इसलिए ली क्योंकि हमारे जो पुराने दौर में था कि गुरु जो होता था चबूतरे पे, जिससे तो उस तरीके से मैंने एक भाव को रखा, वही पूरा कॉन्सेप्ट था। 2013 11 दिसंबर को हमने इसकी नींव रखी राजाजीपुरम के मुराउ टोला में। वहाँ मैंने कम से कम 1 साल चलाया। उसके बाद मोहन मेकिंग में मैंने दूसरी ब्रांच खोली और इरादत नगर कॉलोनी में मोहन मेकिंग के पीछे। तीसरी ब्रांच में रविदास पार्क मनकामेश्वर वार्ड में खोली, रंजीत पार्षद जी के घर के पास ही। चौथा मैंने विकास नगर की मलिन बस्ती के पास था, बहुत बड़ी जो आबादी रहती है, वहाँ पर खोली। पांचवी मेरी जानकीपुरम में, खुद मैं जहाँ रहता था बौद्ध विहार वहाँ बनाया, वहाँ मैंने इसकी स्थापना की। और छठा मैंने डूडा कॉलोनी इंदिरा नगर में मैंने उसकी स्थापना की। अभी हमारे साथ 10 साल पूरे होने वाले हैं 2023 में 11 दिसंबर को। तो हमारा प्लान है कि इस बार हम लखनऊ में 10 ऐसी ब्रांच हमें खोलनी है, और मतलब 10 टोटल, और 10 ये करके हम तब 10वां साल अपना मनाएंगे। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझ जैसे गुरु के लिए आज अभी भी उनके मन में ये छटपटाहट होगी कि कोई मुझे ऐसा गुरु मिले जो मुझे उस मंजिल तक पहुंचा पाए। मुझे मालूम है लाखों करोड़ों बच्चों के पास प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन महेश चंद देवा तो एक ही है, वो नहीं जा सकता। और ना मेरे पास सरकार की कोई आर्थिक योजना है, ना आर्थिक संसाधन है कि मुझे दें तो मैं 50 ऐसे लोगों को खड़ा करूं, इकाइयों को बढ़ाऊं। तो इस कारण मैंने चबूतरा थिएटर 6 से 1 पर मैं आ गया था, फिर 1 से मैं 10 पे करना चाहूँगा। और उसके लिए मैं अपने आप से खुद लड़ रहा हूँ कि वो 10 कैसे होगा, क्योंकि कोई आर्थिक मदद नहीं है। मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि मैं 3 घंटे चबूतरा थिएटर को चलाऊँगा, कि मैं 5 क्लासेस लेके चलूँगा। लेकिन वो पूरा मेरा जो कॉन्सेप्ट था, जो मैंने एक पेपर तैयार किया था, वो सब इसलिए नहीं हो पाया कि संसाधन विहीन में रहा। इसीलिए मैंने पहले एक अखबार भी खोला था, गूंज द इको ऑफ लाइफ अखबार, बच्चों के लिए बाइलिंगुअल न्यूज़पेपर। वो भी 1 साल चला, वो भी स्ट्रगल करते करते मैंने बंद कर दिया। तो चबूतरा थिएटर में बंद तो नहीं कर सकता, क्योंकि इसने मुझे पहचान दी, नाम दिया। आज रूस हो, अमेरिका हो, जापान हो, तमाम सारी कंट्री में जो दोस्त यार हैं, मेरे मित्र हैं, वो मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं। पूरे हिंदुस्तान मुझे जान रहा है, NSD, BNA, FTII सब मुझे पहचानता है, और इस काम की बहुत सराहना करते हैं उन लोगों ने। उनकी सराहना ने ही मुझे इतना बल दे दिया है कि मैं अब इससे पीछे नहीं हट सकता। क्योंकि जो पहला मेरा एक इंटरव्यू निकला, आपको सलाम, तो मुझे लगता है वो जो सलाम है, अब वो अंत में वो मेरी मृत्यु सैया पे ही सलामी दे के ख़त्म होगा। कोशिशें रंग लाती हैं, बदलाव लाती हैं, बहुत सी जिंदगियों को नए आयाम देती हैं, और ये सब कुछ ज़रूरी है क्योंकि बेहतर समाज के निर्माण में हम सबकी भागीदारी हो। ये सच है कि बहुत सारे जो प्रयास होते हैं, सरकारी गैर सरकारी, उनका सबसे ज़्यादा लाभ शहरी क्षेत्रों को मिलता है, जबकि समाज में हर वर्ग में लोग रहते हैं, हर स्थान पर रहते हैं, तो सब तक रोशनी बराबर पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज रोज निकलता है तो उसका प्रकाश सब तक पहुंचता है। तो साथियों, ये बहुत रोचक यात्रा है, लेकिन इस यात्रा के अभी बहुत महत्वपूर्ण जो पहलू हैं उस पर बात होनी है महेश चंद देवा से, क्योंकि इन्होंने न केवल 250 से ज़्यादा कार्यशालाएँ की हैं, बल्कि कई फिल्मों में काम किया। 30 से अधिक फिल्में हैं इनकी, वेब सीरीज़ हैं, नाट्य लेखन का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये सब चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि रंगशाला तब बनती है जब उसमें सब रंग होते हैं, जब सब रस होते हैं, और जब संपूर्णता आती है, और तब व्यक्तित्व निखरता है। और इन्होंने बहुत अच्छे प्रयासों के ज़रिए स्लम्स में, झोपड़पट्टियों में, बहुत विकट परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की प्रतिभा को न केवल सराहा, तराशा, प्रोत्साहित किया, बल्कि उनको भी फिल्मों में काम करने का अवसर मिला है। तो थोड़े से अंतराल के बाद लौटते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं महेश चंद देवा जी के साथ। कार्यक्रम है रंगशाला। सुनते रहिए रेडियो जय घोष। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रंगशाला, रेडियो जय घोष 107.8 FM पर। हम बात कर रहे हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी एक ऐसे कलाकार से, महेश चंद देवा से, कि जिन्होंने न केवल अपने स्वरूप को एक कलाकार के तौर पर गढ़ा है, बल्कि बहुत से ऐसे बाल कलाकारों की एक बड़ी सेना तैयार कर रहे हैं।
और अब तक ये 5 लाख बच्चों तक अपने तमाम प्रयासों को पहुंचा चुके हैं, उनको प्रभावित कर चुके हैं, उनके जीवन में एक नई उमंग पैदा कर चुके हैं। और साथ में अब तक करीब ऐसे 25 से 30 कलाकार हैं, बाल कलाकार, वो भी विकट परिस्थितियों से निकलने वाले, जिनको फिल्मों में स्थान दिलाया या कहें ये माध्यम बने हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। महेश जी, खुद कलाकार तो बढ़ता है, लेकिन अपने साथ में एक समाज के निर्माण की भूमिका ये कितनी महत्वपूर्ण है, और रंगमंच का तो यही मकसद है। देखिए, मूल भावना तो यही है। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर मैं रंगमंच में आया हूँ तो मेरी रंगकर्म का मूल मंत्र यही होना चाहिए कि सबको साथ लेके चलो। अगर मैं बन गया तो मैं व्यक्तिवादी हो गया, और अगर सबको लेके चलूँगा तभी तो मेरे अंदर एक भावना आएगी कि मैं दूसरों के लिए हूँ। मेरा ये सवाल तमाम रंगकर्मियों के साथ रहा कि आप स्वयं में चिंतन करें कि आप क्या कर रहे हैं। आप आर्थिक रूप से सबल हैं, लेकिन आप निर्बलों का भला नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो निर्बल है वो अगर निर्बल का भला कर रहा है तो इससे सवाल आपके ऊपर है, उनके ऊपर नहीं है। ये तमाम विधाओं में हो रहा है। हम आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करना नहीं चाह रहे हैं, और कदम कैसे करेंगे, क्योंकि हम उनसे खुद आर्थिक रूप से आर्थिक मांग रहे हैं, अर्थ हम उनसे ले रहे हैं। तो हमारा ये सवाल इस पूरे सामाजिक रूप से तमाम विधाओं के लिए है। आप 10 से पैसे लीजिए, लेकिन 2 को तो फ्री कीजिए। और फ्री क्या, ये एक सामाजिक दायित्व भी है कि आपने जिस समाज से लिया है, जिस प्रकृति से लिया है, जिस वर्ग से लिया है, उनको वापस करें। क्योंकि अगर ये चलता रहेगा तो तंत्र चलता रहेगा, और तंत्र का चलना बहुत ज़रूरी है। और ये ताना बाना, उसी में हम सब पिरोए हुए हैं, उससे अलग नहीं है। तो इसलिए अलग होने की कोशिश असामाजिक है। सामाजिक जो भाव है वो होना भी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप बताएं तमाम ऐसे कलाकारों को जो हमारे श्रोता के तौर पर, दर्शक के तौर पर जुड़े हैं, तमाम ऐसे सक्षम लोग जुड़े हैं जिनकी छोटी सी कोशिश लाखों लोगों की ज़िंदगी में एक रोशनी दे सकती है। आपके अनुभव में क्या क्या किया जा सकता है, क्या संभावनाएं हैं बच्चों के लिए, खास करके जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, दबे कुचले वर्ग में हैं, उनको आगे लाने के लिए, या इस तरह की कला के क्षेत्र में उन्नयन में उनको सहभागी बनाने के लिए? देखिए राधेश्याम भाई की कला उन्नयन का क्षेत्र देखिए बहुत ही व्यापक है, लेकिन व्यापकता में आपकी मौजूदगी, आपका सहयोग वो बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर आप उस सहयोग आपका थोड़ा सा भी उनके प्रति हो जाए तो मनोबल बढ़ जाता है। मुझे लगता है सरकार या गैर सरकारी संस्थाएं ये कार्य कर सकती हैं। आप अगर महीने में छोटे छोटे कस्बों में या अपने आसपास ऐसे लोगों को एकत्रित करके उन बच्चों के अंदर इस कला, संस्कृति, संस्कार की चेतना जगा रहे हैं तो बड़ा काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये कर सकते हैं, सरकार भी कर सकती है। ऐसा नहीं इसमें बहुत बड़ा बजट नहीं चाहिए, ये बहुत कम बजट में होता है। इसलिए क्योंकि इसमें आपको केवल प्रशिक्षक को ही देना है, और जहाँ पर करा रहे हैं उसमें से 2-3 पेरेंट्स को, गार्जियन को जोड़ लीजिए और उनसे कहिए कि दरी उरी का आप व्यवस्था कर दीजिएगा, हमारे टीचर्स आएंगे कर देंगे। तो वो चाहे ओपन मंच में हो, चाहे आप उनको कहीं हॉल ले लीजिए। आप देखिए बहुत बड़े बड़े मल्टी स्टोरीज बनी हुई है, आपने हॉल ले लिया, उन्होंने कहा कुछ बाहर के बच्चे गरीब आ जाएंगे, आपके भी रहेंगे, उनके भी रहेंगे, दोनों मिलकर सीखेंगे। तो ये जब आप पहल करेंगे, मेन चीज़ होती है कि पहल करना। आप जब उस चुनौतियों का सामना करेंगे तभी तो कर पाएंगे। मैं अपने पास में ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ही बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम कोई बड़ा नहीं है। मैं बस वही है कि जितने लोगों ने पहले किया मैं उस परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूँ। हो सकता है मेरे पहले ही बहुत सारे परंपरागत कार्य करते रहे हों, उन्होंने भी चबूतरा बनाया हो, उन्होंने भी नेचर के साथ थिएटर किया हो, तो मैं भी उसको परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं सिनेमा से पैसा कमाता हूँ, उसका आधा हिस्सा मैं बच्चों के थिएटर में लगाता हूँ। अगर मेरी कमाई 20,000 है तो मेरा 10,000 रुपये उन बच्चों में लगता है उनकी कॉस्ट्यूम पे, उनकी ट्रेनिंग पर। तो ये जो काम है अगर मैं कर सकता हूँ तो उसका 10% आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आप ये कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें आप वर्ग में बांटे, धर्म में बांटे, उसमें आप किसी में भी करें। आप सहयोग की भावना आपके अंदर होनी चाहिए, उसमें धर्म वर्ग नहीं आना चाहिए। जहाँ आपके अंदर मन में दबे कुचले धर्म ये सब आ गया तो इसका मतलब आपका जो भाव है वो कहीं ना कहीं दूषित है। तो चलिए दूषित भावों से ना शामिल होकर बल्कि खुले मुक्त मानव बनकर हम ऐसे समाज के लिए प्रयास करें जिसमें हम बड़े परिवर्तन का आधार बन सकें, निमित्त बन सकें। बातें बहुत सी हैं क्योंकि महेश जी ने इतनी फिल्मों में काम किया, इतनी वेब सीरीज़ में काम किया, इनकी कला का दायरा बहुत है। इन पर एक अलग से और कार्यक्रम करेंगे, कला यात्रा, जिसमें इसकी बात करेंगे और आप इनकी अनुभव और इनके बहुत से जो
कला के आयाम हैं उससे भी वाकिफ़ होंगे। लेकिन अभी कुछ ज़रूर बात करते हैं। अंत में चलते चलते मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर बताएं कि आपने किस किस तरह के रोल कितनी तरह की फिल्मों और वेब सीरीज़ में किया है, ताकि हमारे श्रोता और दर्शकों को ये पता चल सके कि आपका फलक कितना बड़ा है। देखिए राधे भाई कि देखिए सिनेमा में तो मुझे लगता है कि वो यथार्थ से बहुत दूर होता है, लेकिन ये होता है कि रंगकर्मी बस आर्थिक रूप से चाहता है कि वो थोड़ी सी कुछ मदद मिल जाती तो नाट्य फिल्मों में काम करता। मैंने भी बहुत सारे किरदार निभाए हैं। पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार मैंने हुड़दंग में निभाया है, और मेरी एक फिल्म आई थी शादी में ज़रूर आना, लैंड ब्रोकर का कैरेक्टर किया था राजकुमार राव के साथ। बहुत चर्चित फिल्म है, बहुत आती है टेलीविज़न पर। वाई चीट इंडिया किया था मैंने फिल्म इमरान हाशमी के साथ। बाबू मुसाए बंदूकबाज मैंने नवाजुद्दीन के साथ किया। पंकज त्रिपाठी के साथ कागज़ किया था, वो मृत घोषित हो जाते हैं, उनकी सारी चिट्ठियाँ मैं ही लिखता हूँ। और इस तरीके से अभी लेटेस्ट भीड़ फिल्म आई थी राजकुमार राव के साथ, बहुत छोटा किरदार मैंने किया है अनुभव सिन्हा की फिल्म में। और उससे पहले मैंने एक और चर्चित फिल्म मुल्क, खास फिल्म है हिंदुस्तान में। मैं देखा जाऊँ तो ये ऐसी फिल्में बननी चाहिए और सभी को देखना चाहिए ऐसी फिल्में। तो वो फिल्म जो है वो मेरे जीवन के लिए भी बहुत प्रिय है कि मैं मुल्क का मैं हिस्सा बन पाया। मैंने बच्चों की फिल्म की झलकी, एक 9 साल की बच्ची जो अपने भाई को ढूंढती है, जो चाइल्ड लेबर पर आधारित है। बोमन ईरानी ने कैलाश सत्यार्थी का कैरेक्टर किया था, और कैलाश सत्यार्थी खुद इस फिल्म में है। और मुझे लगता है 27-28 कंट्री में ये गई है, कम से कम 20-25 अवार्ड जीत के लाई होगी लगभग। फिर दा नाट उलझन गया, ये भी कांस फिल्म में गई थी, वो छोटा था, गेस्ट अपीयरेंस का मैंने किरदार निभाया है। अभी 4-5 वेब सीरीज़ मेरी आने वाली है। नेटफ्लिक्स पे चूना है, MX प्लेयर पर बिंदिया आने वाली है, भूचाल अभी आने वाली जिसमें मैंने CM का कैरेक्टर निभाया है। और इस तरीके की एक यात्रा है हमारी। लेकिन ये यात्रा सिनेमा में है, लेकिन मौजूदगी है, लेकिन मौजूदगी के साथ में उन बच्चों को भी मैं लेके चल रहा हूँ जो थिएटर्स हैं। मेरा मकसद है कि मैं स्वयं ही ना आगे बढ़ूँ, बच्चों को। तो मेरे बहुत सारे मोहम्मद अमन, सोनाली वाल्मीकि, आर्यन चौधरी, ये बच्चे हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, और वो मेरे साथ अक्सर वो भी काम करते हैं। और हिंदुस्तान की सारी कास्टिंग एजेंसी, चाहे मुकेश छाबड़ा जी हों, उनके यहाँ की टीम, आप कास्टिंग बे, एंटी कास्टिंग, ये तमाम सारी एजेंसी चबूतरा थिएटर आ करके इन बच्चों को ले चुकी है, कास्टिंग किया है, और उसमें बच्चे अभिनय कर रहे हैं। बस मेरा ये मकसद है कि हम जहाँ जिन बच्चों के सपने हैं, उन सपनों के पंख हम लगा दें, वो खुद उड़ने लगेंगे। अगर हम पंख नहीं लगा पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारी कमज़ोरी है। हम अपने पंख से तो उड़ना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जब मैं उड़ूं तो आसमान में मेरे साथ वो सैकड़ों हज़ारों बच्चे हों। और पक्षियों से ये शिक्षा हम सबको लेनी भी चाहिए, ताकि हमारा समाज साथ में चले और स्वस्थ और एक ऐसे खुशनुमा वातावरण में हम रह सकें जहां आनंद की अनुभूति हो। हम बहुत बड़े आडंबर में तो रहते हैं, बहुत कुछ सजा लेते हैं, लेकिन अवसाद से ग्रस्त हैं, और उससे मुक्त होना पहली शर्त है। और उससे निकलने के लिए ही रंगशाला का ये अंक हमने इतनी खुलकर बात की है। और मुझे लगता है कि आप सब ज़रूर प्रभावित हुए होंगे, आपके जीवन में कुछ तो बदला होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोगों की ज़िंदगी में विचार के स्तर पर, प्रयास के स्तर पर थोड़े थोड़े बदलाव हों, क्योंकि ये बदलाव शर्तिया ज़रूरी हैं। और आप सुनते रहें रेडियो जय घोष। अगर आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जा करके आप रेडियो जय घोष टाइप करें, डाउनलोड कर लें, ताकि आप कहीं भी यात्रा करते हुए आप इसे सुन सकते हैं। और अगर आप FM पे सुनते हैं तो 107.8 FM। ध्यान रहें, हमेशा ट्यून करें, सुनते रहें। आपके जीवन के लिए, आपके मन के लिए, आपके हृदय के लिए कुछ खुराक जो ज़रूरी है वो लेकर आता है रेडियो जय घोष। बहुत बहुत धन्यवाद महेश भाई, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। फिर हाजिर होंगे अगले अंक में किसी और मेहमान के साथ। तब तक सुनते रहिए रेडियो जय घोष। जय